नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग मिडवाइफरी क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं और हो सकता है तो कल हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये टॉपिक चलते आ रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेटों का, बहुत सारे जो भी एएनएम जीएनएम सिस्टर है, उनका कहना था कि थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करिए। तो हम लोग कल से होगा तो नए टॉपिक पे चलेंगे। आज हम लोग इसी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और दुर्गा पूजा में आप लोगों ने बहुत इंजॉय किए, अब अपनी पढ़ाई पर लौट आइए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आपको नौकरी लग जाते हैं तो अगले साल से दुर्गा पूजा और जो फेस्टिवल है वो सब और भी अच्छे से मनाइएगा। और जैसे कि रेलवे ने भी अब हर ईयर प्रत्येक साल आप लोगों को नौकरी देंगे, प्रत्येक साल बहाली आएगा। अब आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर नई बहाली रेलवे में 4 महीना का आप लोगों को समय दिया गया है। तो इस 4 महीना में बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, आपको निश्चित रूप से उसमें जॉब लगेंगे। अगर जो फॉर्म भरा गया है उसका फॉर्म रीओपन होंगे तो उसकी जानकारी हम क्लास के ग्रुप पे आप लोगों को दे देंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया, इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब आप लोग इंतज़ार नहीं करिए। अब तो सारा कैलेंडर भी एग्ज़ाम का और जो वैकेंसी है उसका नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब आप लोग ज़रूर इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइए। डेली आप लोगों को क्लासेज होती है और डेली आप लोगों को सारा जो नोट्स है वो जो भी एक्सप्लेनेशन का नोट्स होता है वो भी दिए जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि महिला में कौन सी कोशिका जन्म के समय पाई जाती है। एक क्या होता है कि जन्म के बाद पाया जाता है और एक होता है जन्म से पहले। तो वही कह रहा है कि महिला में ऐसी कौन सी कोशिका है जो जन्म के समय पाई जाती है। यहाँ पे बाद और पहले नहीं पूछ रहा है। तो जन्म के समय जो महिला में कोशिका पाई जाती है वो प्रथम उसाइट है। क्या होता है? तो प्रथम उसाइट कोशिका है। ये एक कोशिका है, जैसे कि बहुत सारे सेल होते हैं ना, उसी तरीके से एक मतलब कि सेल का ही पार्ट है। तो वो मतलब क्या है? प्रथम उसाइट महिलाओं में जन्म के समय में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कोशिका महिलाओं को प्यूबर्टी से पहले पाई जाती है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी कोशिका है जो महिलाओं में प्यूबर्टी से, यहाँ पर दिया गया है प्यूबर्टी से पहले पाई जाती है। जैसे कि प्रथम उसौट, द्वितीय उसौट, और उसके बाद दिया है पोलर बॉडी, अंडाणु, ओवम दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि कौन सी ऐसी मतलब कि कोशिका है जो प्यूबर्टी से पहले पाए जाते हैं। तो का क्वेश्चन क्या था कि महिला में कौन सी कोशिका जन्म के समय पाई जाती है, ये हम लोग देख चुके। उसके बाद था कि निम्न में से कौन सी कोशिका महिला में प्यूबर्टी से पहले पाई जाती है। तो प्यूबर्टी होता क्या है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। बहुत आसान शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक बच्चा वयस्क का रूप लेता है। जैसे कि कोई जन्म लेता है, मान के चलिए कोई लड़की जन्म लिया, वो अभी बेबी है, बच्चा है, वहाँ से क्या है धीरे धीरे उसके एज बनेंगे, वो वयस्क का रूप मतलब कि जो जिसको हम लोग एडल्ट भी बोलते हैं, वो वयस्क बनने मतलब कि धीरे धीरे एज जैसे जैसे बढ़ेगा वो बनते चला जाएगा। और यह बच्चा लैंगिक तौर पर भी क्या होंगे, बड़ा होते जाएगा। और उसी अनुरूप के लक्षण, उसी अनुरूप मतलब जिस तरीके से उसका लैंगिक तौर भी बड़े होंगे, लैंगिक तौर पर भी वो बड़े होते जाएंगे, तो उसी अनुरूप उसका लक्षण भी विकसित होने लगते हैं। और यह बदलाव पूरे शरीर में देखने को मिलते हैं। पूरे शरीर के पार्ट में यह बदलाव देखने को मिलते हैं जैसे बेबी से मतलब कि बड़ा होते हैं। तो और ये अधिकांश लड़कियों में जो यौवन की अवस्था होती है वो कितना होते हैं, तो 8 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। तो कितने वर्ष में ये शुरू होता है? तो यौवन की जो अवस्था होती है वो 8 से 13 वर्ष में शुरू होता है। तथा अधिकांश लड़कों में ये 9 से 14 में होता है। लड़की में 8 से 13, यौवन की अवस्था 8 से 13 में मतलब कि शुरू होता है, और लड़का में कितना, तो 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच में यह शुरू होता है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आप लोग
प्यूबर्टी समझ गए क्या होता है। यह एक मतलब प्रक्रिया है जिसमें कि एक वयस्क बच्चा क्या होता है, एक बच्चा वयस्क का रूप लेता है और उसी तरीके से उसका लैंगिक जो तौर रहता है वो भी बड़ा होने लगते हैं। जो भी लैंगिक चीज़ें होती हैं, जो भी पार्ट है वो भी बड़ा होने लगते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यही क्वेश्चन था, क्या कह रहा था कि निम्न में से कौन सी कोशिका महिलाओं में प्यूबर्टी से पहले पाई जाती है। प्यूबर्टी हम आपको समझा दिए, तो ये कौन सी कोशिका है, कौन सा सेल है, तो प्राथमिक ओसाइट जो है वही क्या होती है, तो महिलाओं में प्यूबर्टी से मतलब यौवन अवस्था आने से पहले पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए क्या पूछ रहा था। अब किसी भी तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो अब आप लोग उसको बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको पूरी चीज़ें समझाते हुए चलेंगे। अब वही आते हैं कि पुरुष में कौन सी ऐसी कोशिका है जो प्यूबर्टी मतलब कि महिला में कितना समय में प्यूबर्टी आते हैं, यौवन अवस्था, तो ये मतलब कि 8 से 13 वर्ष था और पुरुष में 9 से 14 वर्ष, 1 वर्ष का ये डिफरेंस होते हैं। कह रहे कि पुरुष में कौन सी कोशिका प्यूबर्टी से पहले पाई जाती है। जैसे कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि एस्पर्मेटोगोनिया। तो एस्पर्मेटोगोनिया ही ऐसा कोशिका है, ऐसा सेल है जो प्यूबर्टी से पहले पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्पर्मेटोगोनिया। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। प्यूबर्टी से पहले पुरुष में पाए जाने वाला कोशिका का क्या नाम है, तो एस्पर्मेटोगोनिया। वही यदि हम महिला की बात करें तो महिला में प्यूबर्टी से पहले पाए जाने वाली कोशिका क्या है, प्राथमिक ओसाइट है। क्या है, प्राथमिक ओसाइट है। चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ओसाइट की निषेचन, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हमने आपको बहुत सारा डिटेल्स में बताए थे। वहाँ पे हमने विथ फिगर के साथ समझाए थे कि मतलब कि फीमेल और मेल के जो लैंगिक जननांग होते हैं वो कौन कौन से जननांग भाग लेते हैं, वो सारे कुछ हम वहाँ पर बताए भी थे। और उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो कह रहा है कि ओसाइट की निषेचन योग जीवन अवधि कितना होता है, मतलब कि ओसाइट का जो निषेचन होती है उसकी जीवन का अवधि कितना होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेबल लाइफ ऑफ स्पैन, उसका कितना समय होते हैं उसके जीवन काल का। जैसे 9 से 12 घंटे दिया है, 12 से 24 घंटे, उसके बाद है 24 से 36 या 48 से 72। तो इसका जो लाइफ स्पैन होते हैं, जीवन अवधि जो होते हैं ओसाइट निषेचन की, वो कितना होते हैं, तो ये 12 से 24 होते हैं। कितना होते हैं, तो 12 से 24 घंटे होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िएगा इजी में, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है कि एक 33 वर्ष, क्या कह रहा है कि चलिए रुकिए हम लोग वहाँ पर आते हैं। कह रहा है कि एक 33 वर्ष की महिला जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब कि पहले का इतिहास, प्रीवियस हिस्ट्री कह रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री है एक जीवित बच्चा जिसे डाउन सिंड्रोम है, मतलब कि एक जीवित बच्चा, मतलब कि उसका पाला, मतलब कि उससे पहले उन्होंने एक जीवित बच्चा को मतलब कि जन्म दिया जो डाउन सिंड्रोम से है, और वर्तमान में उसे 18 सप्ताह से क्या कह रहा है कि एमनियोफोबिया है। तो वर्तमान प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रखना चाहिए। मतलब एक 13 वर्ष की महिला है, उसका प्रीवियस हिस्ट्री, मतलब कि पहले उन्होंने एक बार एक जीवित बच्चा को जिसमें डाउन सिंड्रोम थे उसको जन्म दिए थे, लेकिन वर्तमान में सो होता नहीं कि मतलब एक महिला थोड़ी ना है कि एक ही बार प्रेगनेंसी होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा रूल ही नहीं है कि हम दो हमारे दो या उससे भी अधिक होते हैं। तो वर्तमान में उसे 18 सप्ताह से क्या है कि एमनियोफोबिया है, और वर्तमान में वह क्या है, प्रेगनेंसी में भी है। तो उस अवस्था में डाउन सिंड्रोम के रूल आउट करने के लिए, डाउन सिंड्रोम को हटाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट जो
मतलब कि जीवित शिशु हुए थे उसमें डाउन सिंड्रोम पाया गया था। तो उसी को हटाने के लिए, रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या कराना चाहिए? कोरियोनिक विलियस वायोस्फी या कोर्डेंस्टेसिस या ट्रिपल टेस्ट या एमनियोसेंटेसिस। तो क्या होनी चाहिए? तो इन्वेस्टिगेशन की जो चॉइस होनी चाहिए वो होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस। क्या होना चाहिए? तो एमनियोसेंटेसिस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना समझाने का था हम उस क्वेश्चन में आपको बता भी दिए। बड़ा भी था, फिर भी हम सारी चीज़ आपको बता दिए। आप क्वेश्चन क्या कह रहा था वो भी हम आपको समझा दिए। अगला कह रहे कि गर्भ अवस्था में गर्भाशयी संकुचन के बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की? गर्भ अवस्था में जो गर्भाशय का संकुचन होता है, संकुचन क्या? एक तो फैलाव हो गया, जैसे मान के चलिए गर्भाशय ऐसा है और वो मतलब कि संकुचित हो गया। संकुचित मतलब क्या? सिकुड़ गया, ऐसे हो गया। वही कह रहा है कि संकुचन के बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की या किसने बताया था? तो गर्भावस्था में गर्भाशय का संकुचन के बारे में, जैसे कि फ्रेडरिक ने या रॉबर्ट हुक ने या बैक्स्टोन हिक्स ने या ब्रैक्सटोन हुक ने। ब्रैक्सटोन हिक्स है और यहाँ ब्रैक्सटोन हुक है। तो किसने इसकी व्याख्या की थी गर्भाशय में, गर्भ अवस्था में गर्भाशय संकुचन के बारे में? तो ये ब्रैक्सटोन हिक्स ने बताया था। किसने बताया था? तो ब्रैक्सटोन हिक्स ने बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहे कि गर्भ अवस्था में निपल्स आप लोग जानते हैं। कह रहे कि गर्भ अवस्था में निपल्स के चारों ओर, जैसे कि उतना अच्छा फिगर तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब कि जैसे सॉरी बुरा मत मानिएगा, इसके चारों ओर कह रहा है कि हाइपरट्रोफाइड, कह रहा है कि हाइपरट्रोफाइड सीवेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। मतलब कि गर्भ अवस्था में निप्पल के चारों ओर पाया जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? द्वितीय एरियोला, क्या है? द्वितीय एरियोला या मोंटगोनियरी ट्यूबरकल्स या गुडेल्स साइन या सेडियूला। मतलब कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन है उसका थोड़ा अच्छा से उच्चारण करिएगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक में ही ऐसा उच्चारण आपको देखने को मिलते हैं। तो गर्भ अवस्था में निप्पल के चारों ओर जो हाइपरट्रोफाइड जो सीवेसियस ग्रंथि पाई जाती है उसको कहा जाता है मोंटगोनरी ट्यूबर्स। क्या कहा जाता है? मोंटगोनरी ट्यूबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गर्भ अवस्था में सबसे पहले स्तन से स्त्राव कब, मतलब कि एक्सक्यूज किए जाते हैं? 6ठे सप्ताह में। मतलब देखिए, मतलब कि गर्भ अवस्था में सबसे पहले स्तन से क्या करेगा? स्त्राव जो कब है या कब्ज के वो मतलब कि उसका बहाव किया जाएगा। कब किया जाएगा? मतलब कि 6ठे सप्ताह में, 12वें में, 18वें सप्ताह में या 20वें सप्ताह में। तो गर्भ अवस्था में सबसे पहले जो स्तन का स्त्राव किया जाता है, मतलब कि स्तन से जो स्त्राव किए जाते हैं वो कब किया जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको किया जाता है 12वें सप्ताह में। कब किया जाता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान सबसे पहले स्तन से जो स्त्राव किया जाता है वो मतलब कि स्त्राव मतलब कि बहाव होता है। जैसे कहता है ना कि रक्त स्त्राव हो रहा है, मतलब कि रक्त का बहाव हो रहा है। तो कह रहा है स्तन से क्या बहेगा? तो वो मतलब कोलेस्ट्रॉल का ही मात्रा होते हैं और भी बहुत सारा उसमें चीज़ें होती हैं। तो ये आप सब भी इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो वो कब बहाव होता है? तो 12वें सप्ताह में होते हैं। ये उतना डिटेल्स में पूछेंगे नहीं, पूछेंगे कि इसका मतलब कि स्तन से स्त्राव कब किया जाता है, क्वेश्चन भी वही है। तो ये 12वें सप्ताह में किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था में कौन सी स्थिति स्ट्रियोल स्तर, क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था में कौन सी स्थिति
ऑस्ट्रियोल स्तर मतलब कि ऑस्ट्रियल लेवल को कम करता है। तो ऑस्ट्रियल लेवल को जो कम करता है, जैसे इसमें दिया है कि फीटस की मृत्यु, डाउन्स सिंड्रोम, उपयुक्त सभी या क्या होंगे। तो हमने आपको बहुत बार बता चुके हैं कि उपयुक्त सभी वाले रहेंगे। तो दो ऑप्शन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन लग रहा है कि गर्भ अवस्था में जो ये ऑस्ट्रियल लेवल कम होने से क्या होता है कि फीटस की मृत्यु और डाउन सिंड्रोम होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो सही हो रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जब उपयुक्त सभी दिया गया है तो दोनों मतलब कि इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। और मैक्सिमम, अब ये नहीं कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो अगर ऑल ऑफ दीज है तो उसको आप ऑल ऑफ दीज ही मार दीजिएगा। लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूजन आ रहा है, आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन हमको आ रहा है, तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। और जनरली आप लोग कि जितने हम क्वेश्चन देखते आ रहे हैं सब में ऑल ऑफ दीज वाला रहता है, तो उसमें मैक्सिमम में हो जाते हैं, कुछ कुछ में नहीं रहते हैं, मतलब कि वही आंसर, लेकिन ज़्यादातर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि गर्भ अवस्था के शुरुआती 6 सप्ताह में कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। एक क्लास में हम लोग बहुत सारे हार्मोन के बारे में ही जानेंगे। तो मतलब कि गर्भ अवस्था के शुरुआती 6 सप्ताह, अच्छा से लिख दीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, 6 सप्ताह में कौन सा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये आपका होता है कार्ब्स ल्यूटियम। क्या होता है, कार्ब्स ल्यूटियम जो हार्मोन है उसी का प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गर्भ अवस्था में कौन सी स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान ऐसी कौन सा स्थिति होते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है। जैसे दिया गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसको एक्टोपिक या हाइडेटिक फॉर्म मोड या RH आइसो इम्यूनाइजेशन, या चौथा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, आप सब भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो क्या होंगे, अब ये मत करिएगा कि उपयुक्त सभी है तो उपयुक्त सभी मतलब कि ऑल ऑफ दीज मार देते हैं, नीचे वाले सही हो जाएंगे। नहीं, गर्भ अवस्था में कौन सा ऐसा स्थिति है जो कि प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को कम करता है, तो वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या है, एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है वो प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि गर्भ अवस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था जब धारण करते हैं तो उस समय पिट्यूटरी ग्रंथि में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दिया है कि वजन में वृद्धि, हार्मोन के स्तर में बढ़ोतरी, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन स्तर में वृद्धि, या ACTH लेवल में वृद्धि। तो गर्भ अवस्था में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसमें हम लोगों को जो परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है वो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन में जो उसका स्तर होता है, पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन स्तर का, उसमें वृद्धि नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहे थे कि मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि में कहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। तो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन स्तर में वृद्धि नहीं होता। ठीक है। अगला है कि स्तर से मिल्क इजेक्शन को कहा जाता है, सॉरी स्तन होगा, स्तन से मिल्क इजेक्शन को क्या कहा जाता है। आपका बहुत सारा 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि इसमें दिया गया है, आपको फर्स्ट में दिया गया है कि मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, या ग्लैक्टोकाइनेसिस, या ग्लैक्टोपाइसेसिस। तो क्या होंगे, जो स्तन से मिल्क इजेक्शन जो होता है, मतलब मिल्क इजेक्शन को जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो ग्लैक्टोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है मिल्क इजेक्शन को, तो ग्लैक्टोकाइनेसिस कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा प्रेगनेंसी का सबसे निष्कर्मात्मक निर्णायक क्लिनिकल साइन है। इसमें से कौन है जो प्रेगनेंसी का क्लिनिकल साइन है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि दिया गया है जैसे कि द्वितीयक एरियोला का निर्माण, या एब्डोमेन, या फेटल हार्ट साउंड, या एमनियोर हो या। तो क्या हो जाएंगे, तो हमने आपको फेटल हार्ट साउंड के बारे में बताए भी थे। तो मतलब प्रेगनेंसी में जो सबसे निष्कर्मात्मक निर्णायक जो क्लिनिकल साइन है वो क्या है, फेटल हार्ट साउंड है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सबसे पहले फेटल हार्ट साउंड को एस्क्यूल्टेट किया जाता है गर्भ अवस्था के, कब एस्क्यूल्टेट किए जाते हैं, गर्भ अवस्था के 10 से 12वें सप्ताह के मध्य, या गर्भ अवस्था के 8 से 10 सप्ताह के मध्य, या गर्भ अवस्था के 18 से 20वें सप्ताह के मध्य, या गर्भ अवस्था के 30 से 32 सप्ताह के मध्य। तो ये कब किए जाते हैं, तो ये आपको किया जाता है गर्भ अवस्था के 8 से 10वें सप्ताह के मध्य में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है। वजन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कितना होता है जन्म, जब कोई भी शिशु लेता है तो उस समय उसका वजन 2.5 से 3 kg के बीच में होता है। एक स्वस्थ बालक की जो बेबी होते हैं, बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका वजन कितना होता है, 2.5 से 3 kg के बीच में होते हैं। और गर्भ धारण करने के मतलब कि पीरियड में किसी महिला का वजन कितना बढ़ जाता है, तो 11 kg के आसपास में बढ़ जाता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि जन्म के समय नवजात की लंबाई लगभग कितनी होती है। यहाँ पर वजन नहीं पूछ रहा है, तो लंबाई कितना होता है, तो ये होते हैं कितना, तो 45 से 48 सेंटीमीटर कितना होता है, तो जनरली 45 से 48 सेंटीमीटर के बीच में नवजात शिशु की लंबाई होती है। तो आज आप लोग एक नया चीज़ भी सीख लिए, वजन के बारे में भी जानते थे कि नवजात शिशु का वजन कितना होता है। आज आप लोग ये भी सीख लिए कि नवजात शिशु की लंबाई कितना होता है, जन्म के समय उसकी जो लंबाई है वो कितना होता है, तो 45 से 48 सेंटीमीटर। अगला है कि पोस्टेरियर फेंटेनल पर कुल कितने सेच्यूर्स से जुड़े रहते हैं। जैसे कि 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, तो कितने से ये जुड़ा हुआ रहता है, तो ये 2 मतलब कि सेच्यूर से जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब 2 नहीं, 3 सेच्यूर से ये जुड़ा रहता है। कितने से, तो 3 सेच्यूर से ये जुड़े रहते हैं। तो आज हम लोग ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार मेला में बिजी थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट क्लास अटेंड नहीं भी कर रहे थे, और धीरे धीरे वो लाइनअप पे आएंगे, अपने मतलब कि जो अपनी पढ़ाई है उस पर मूव अप करेंगे। तो धीरे धीरे आप लोगों का क्लास का टाइमिंग भी बढ़ेगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 70 50 87 29 96। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग निश्चित रूप से इसको आज पूरे वीडियो देखिएगा, और रिवाइज जो आपको नोट्स मिले हैं उससे रिवाइज करिएगा। आज का जो भी थ्योरी वाला एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स है वो सारा आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा।